तो एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या। एफ एक्स इक्वल टू 2 पावर n और जी एक्स इक्वल टू n पावर n। अगर ऐसे है, एक है 2 पावर n, एक क्या है एक्सपोनेंशियल है, एक क्या है n पावर n है। ये दोनों में क्या है, क्या बताए थे, n पावर n ग्रेटर है 2 पावर n से। अब कैसे ग्रेटर है वो देखते हैं। देखो n को क्या लिख सकते हैं, n को हम लोग 2 इंटू n बाई 2 लिख सकते हैं ना। n को हम लोग 2 इंटू एन बाई 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, लिख सकते हैं। पावर क्या हुआ, n हो गया। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको a माने, ये पूरे को अगर b मानते हैं तो क्या करेंगे, a पावर n इंटू बी पावर n, मतलब 2 पावर n इंटू n बाई 2 पावर n। तो ये क्या हो गया, 2 पावर n यहां भी है, 2 पावर n है जो यहां भी है, और 2 पावर n यहां भी है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है n बाई 2 पावर n। मतलब क्या हो गया, ये n बाई 2 क्या है, n बाई 2 क्या है, एक फंक्शन है ना, n है ना, लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन का पावर है। मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है, gx है जो फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है। जब फंक्शन टाइम्स ग्रेटर होगा तो क्या होगा, एफ एक्स एफ इक्वल टू बीगो ऑफ जी, एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स है, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं। फिर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल ऑफ जी, क्योंकि हमेशा ही छोटा होगा, फंक्शन टाइम छोटा है। ओमेगा हो सकता है क्या, एक ग्रेटर कभी होगा, कभी नहीं ग्रेटर हो सकता है, मतलब नॉट इक्वल टू ओमेगा, नॉट इक्वल टू स्मॉल ओमेगा, और नॉट इक्वल टू थीटा। बस ये 5 तरह का ही कंपेरिजन तो है, 5 ही कंपेरिजन है ना। तो ये चीज तो हम लोग देख लिए। अब इसके बाद कोई और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और चीज देख लो। अगर कहीं ऐसा रहे क्वेश्चन में, अच्छा एक चीज जब बताए थे उसमें क्या बोले थे कि कांस्टेंट कंज्यूम हो जाता है, ठीक। अगर मान लो ऐसा है n पावर 2 है और n पावर 3 है, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं, ये कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं है। पावर में जो डिफरेंस है कांस्टेंट का, वो कंज्यूम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। समझ रहे हो बात को। इसी तरीके से मान लो ऐसा रहे 3 पावर 2n एक है और एक है 3 पावर n है, तो भाई यहाँ n है यहाँ 2n है, तो कांस्टेंट का ही डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ नहीं। ये क्या है, 3 का पावर 2n, मतलब क्या हो गया, 3 पावर n इंटू 3 पावर n, ये ऐसे हुआ ना, तब ना n प्लस n 2n बना है। और यहाँ पर क्या है, केवल और केवल 3 पावर n है, मतलब क्या है, एक 3 पावर n एक्स्ट्रा है, मतलब कि एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है। इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं है कांस्टेंट है मतलब कि कांस्टेंट इक्वल कर दे, नहीं। पावर में जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, पावर का कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं करेंगे बस। अब बाकी जो इंटरनल कांस्टेंट है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे क्या, मान लो एक क्वेश्चन में ऐसा रहे n पावर 5 का स्क्वायर, एक है n, एक है n स्क्वायर है। मान लो ये f(x) है, ये gx है।
तो n प्लस 5 का स्क्वायर है, एक n स्क्वायर है, दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है या फंक्शन है? इसको ब्रेक करके देख लेंगे। n प्लस 5 है ना, इसका होल स्क्वायर है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही फॉर्मेट बनाना। मतलब क्या है, n स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ पर 10n हो गया। मतलब क्या है, n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 25, यहाँ क्या है, n स्क्वायर है। तो हाईएस्ट पावर को ही कंपेयर करते थे ना, हाईएस्ट पावर को कंपेयर कर रहे थे ना। क्यों कर रहे थे कंपेयर हाईएस्ट पावर को, कि मान लो यहाँ n स्क्वायर है, इसको भी मान लेते हैं n स्क्वायर ही, हाँ इसको भी मान लेते हैं n स्क्वायर ही। टोटल कितना हुआ, अबे इसको ज्यादा लेकर चले हैं, यहाँ 10n है, हम n स्क्वायर मान रहे हैं, ये लीनियर है, हम इसको क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, यहाँ कांस्टेंट है, इसको हम क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, मतलब कि इससे हम ज्यादा ही वैल्यू ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके ही ले रहे हैं। इसके बड़ा करने के बाद टोटल कितना हुआ, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 3n स्क्वायर, तो मतलब ये n स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 इंटू n स्क्वायर कर दिए तो बराबर हो गया ना दोनों, तो कांस्टेंट टाइम्स ही बराबर हुआ ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंस हुआ ना। मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है, थीटा बोल सकते हैं इसको, इसको थीटा बोल सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, इसको अच्छे से देखना है। बस यही टाइप का क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ एक और चीज ऐसा देख लो, क्या इस फॉर्मेट का क्वेश्चन को एक बार देख लो। कुछ क्वेश्चन का वेरिएशन देखने से क्या है कि आसान होता है, ऑब्जर्वेशन फास्ट हो जाएगा। क्या है, मान लो क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, ठीक दिया है। देन ए गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, देन 2 पावर एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 पावर जी एक्स। ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या भाई, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है। क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, देन 2 पावर एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 पावर जी एक्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा, ट्रू फॉल्स का है। तो हम लोग देखेंगे इसको आराम से। क्या भाई, अच्छा एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स भी एक फंक्शन है, इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर अगर n रहे, यहां पर अगर n रहे तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन कैसा बनेगा, यहां क्या होगा 2 पावर n, क्योंकि देखो दोनों इक्वल है तो ओमेगा हम लिख सकते हैं, ओमेगा में इक्वल भी होता है, 2 पावर n हो गया, और यहां पर क्या हो गया 2 पावर n हो गया, दोनों ही इक्वल है तो ओमेगा लिख सकते हैं। सही बात है भाई, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एफ एक्स है ना, अगर हम लोग n ना लिख के यहां पर लिख लेते हैं एफ एक्स को 2n, और यहां लिख लेते हैं 5n,
यहां पर 5n लिख लिए। अब भी तो दोनों इक्वल है ना, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 5 है, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट है। यहां से फंक्शन को जब कंपेयर करेंगे 2n और 5n को, तो कांस्टेंट का ही डिफरेंस है ना, तो यहां से कांस्टेंट हटा लेंगे हम लोग तो ओमेगा लिख सकते हैं। अब नीचे में देखो क्या गेम होगा इसका, यह 2n है ना, मतलब कि 2 पावर 2n है। यहां पर क्या होगा, 2 पावर 5n है। तो अब 2 पावर 2n 2 पावर 5n, अब ओमेगा लिख सकते हैं क्या, पहले तो लिख दिए थे, अभी लिख सकते हैं क्या ओमेगा। 2 पावर 2n का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 2n को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पावर n इंटू 2 पावर n। जब 2 पावर 5n को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पावर n इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर n, कितना 5 टाइम्स होगा ना, इंटू 2 पावर n। अब यहां पर 2 पावर 2n है ना, 2 है ना, यहां 2 को अगर हम साइड भी कर लेते हैं, उसके बावजूद हम लोग के पास में बचेगा 2 पावर n इंटू 2 पावर 3 टाइम्स, मतलब टोटल कितना हो गया, 2 पावर 3n। 2 पावर 3n मतलब क्या, कि 2 पावर gx है जो कितना ग्रेटर है, 2 पावर 3n टाइम्स ग्रेटर है 2 पावर fx। लेकिन यहां पर क्या है, 2 पावर fx इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 पावर gx दिया हुआ है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। मतलब कि एक बार जब हम बराबर लिए हैं n और n, तब एक कंडीशन होल्ड किया है, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन गिवन है, होल्ड किया है, ट्रू था। लेकिन कुछ और वैल्यू हम लेते हैं तो ये फॉल्स हो गया। मतलब कि ट्रू और फॉल्स का मीनिंग ये है कि अगर ट्रू है तो सब कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, अगर फॉल्स है इसका मतलब क्या, अगर एक कंडीशन भी फेल हो गया, एक कंडीशन में अगर फेल होता है मतलब कि फॉल्स है, एक कंडीशन फेल हो गया ना, अभी ऐसा ऐसा लाखों कंडीशन फेल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस दोनों को डिफरेंट लेना है, और क्या, फंक्शन को फेल होते जाएगा। मतलब क्या है कि ओवरऑल क्या होगा, ये ओवरऑल होगा फॉल्स। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर ट्रैप में रहे तो ट्रैप में नहीं फंसना है ऐसा क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन को आराम से देखना, क्या चाहिए, fx और gx कंपेयर किया है, यहाँ पर 2 का पावर में दोनों ले आया है, बस पावर में ले आया है ना, पूरा मैथ ही बदल गया है। यहाँ पर पावर में जैसे ही ले आया पूरा कैलकुलेशन बदल चुका है अब, क्योंकि पावर के कांस्टेंट को हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं, ये जानते हैं हम लोग। सिंपल जो लिखा रहेगा, सिंपल अगर लिखा हुआ है कोई चीज, उसके कांस्टेंट को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन पावर के कांस्टेंट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बस काम खत्म है, फॉल्स हो गया। मतलब क्या है, अगर नहीं समझ में आए एक ही एग्जांपल लेकर देखो, एग्जांपल लेकर देखोगे समझ में आएगा। कहीं कहीं बहुत छोटा चीज रहेगा, माइन्यूट चीज रहेगा, उसको देखना है और ऑब्जर्व करना है अच्छे से। अच्छा, एक ऐसा रहे अगर तब जो नंबर बेस एक्सचेंज करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन अगर इस टाइप का रहे, इसको भी अच्छे से देख लो एक बार। n क्यूब इंटू लॉग एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स है, ठीक। n क्यूब इंटू लॉग, फिर लॉग पावर में मान लो है क्या है, 64, इसके पावर में क्या है, लॉग है। 64 के अगर पावर में लॉग है
log n बेस 2, ये क्या बन गया? ये है एफ एक्स, ये 64 का पावर में है, यहां पर एक जी एक्स गिवन है। जी एक्स क्या है? जी एक्स है n पावर 4 इंटू n पावर 4 इंटू 16 पावर log n बेस 2। देखो एफ एक्स क्या है? n क्यूब इंटू 64 पावर log n बेस 2, और जी एक्स क्या है? n पावर 4 इंटू 16 पावर log n बेस 2। ठीक, अब हम लोग को कंपेयर करना है जब दोनों को, देखो n क्यूब और n पावर 4 को हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर पावर में जो है, पावर वाले को कंपेयर करना थोड़ा टफ है। क्या करेंगे हम लोग? ये पावर में लॉग है, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हटेगा ये? एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि मान लो 25 का पावर है अगर लॉग 25 का अगर पावर में log x बेस 5 अगर गिवन है, तो इसको हम लोग एक फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं कि 25 और x ये दोनों के प्लेस को एक्सचेंज कर देंगे। पावर का जो log में नंबर है और जो नंबर पर पावर है वो दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया? 25 यहाँ है ना, तो x यहाँ चलाएगा, x यहाँ चलाया, 25 यहाँ चला गया, तो बन गया क्या? log 25 बेस 5, ये बन गया। मतलब कि यहाँ पर जो log का नंबर है और जिस नंबर पर पावर है पूरा, ये दोनों के प्लेस को एक्सचेंज कर देंगे, इसको वहां ले जाएंगे, उसको यहाँ ले जाएंगे। ये log का प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है। तो क्या बन गया? अब log 25 बेस 5 है ना, 25 को क्या लिखेंगे हम लोग? 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर लिए, ए स्क्वायर यहाँ चला आएगा, जब स्क्वायर यहाँ आएगा बचेगा क्या? log 5 बेस 5, इसका वैल्यू बन गया 1। स्क्वायर यहाँ आया है ना, तो बच गया क्या? x का स्क्वायर। तो इतना बड़ा सा पहले लिखा हुआ था टर्म, अब कितना बचा? x स्क्वायर बचा, छोटा में बन गया नहीं। बस वैसे ही इसको भी बना लेना है हम लोग को, टर्म को छोटा बना लेना है ऐसे ही एक्सचेंज करके। तो कैसे एक्सचेंज करेंगे एक बार देखते हैं। सेम इस तरीके से ही करना है। तो क्या करेंगे? n क्यूब है ना, n क्यूब को एज इट इज हम लोग रहने देंगे, इंटू 64 और n को चेंज करते हैं पोजीशन को, मतलब दोनों को एक्सचेंज करते हैं पोजीशन को। तो क्या होगा? n है जो यहाँ चला आएगा ना, n जब यहाँ चला आएगा, n पावर log 64 यहाँ चला गया, 64 बेस 2। एफ एक्स क्या बन गया? एफ एक्स इतना बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको फिर से जब लिखेंगे तो क्या बनेगा? n क्यूब इंटू n पावर log 64 बेस 2 है ना, n पावर log 64 को क्या लिखेंगे? 2 पावर 6 लिखेंगे, बेस 2 है। अब 6 क्या बनेगा? 6 यहाँ चला आएगा, मतलब क्या बन गया? 6 यहाँ आएगा, log 2 बेस 2, नंबर बेस सेम है, मतलब कि 1 बन गया। तो 6 इंटू 1 बनेगा, तो n क्यूब इंटू n पावर 6 इंटू 1, मतलब क्या हो गया? n क्यूब इंटू n पावर 6, क्या बन गया टोटल? n पावर 9 बन गया। इसका वैल्यू क्या हुआ? n पावर 9 हो गया। तो सेम अब यहां पर देखते हैं ऐसे ही, यहां पर क्या होगा? 16 और n को एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? n पावर 4 इंटू n पावर log 16 बेस 2। log 16 बेस 2 में क्या? 16 क्या है? 2 पावर 4 है, मतलब कि 4 यहाँ आएगा, मतलब कि ये क्या बन जाएगा? ये पूरा टर्म क्या बनेगा?
n पावर 4 आई इंटू एक पहले से टर्म है ही n पावर 4, टोटल कितना हो गया n पावर 8। अब n पावर 8 एक है n पावर 9। आप दोनों को आसानी से कंपेयर कर लेंगे ना। अब ये दोनों पॉलिनोमियल को n पावर 9 और n पावर 8 को कंपेयर कर लेंगे। कैसे? बीगो ओमेगा थीटा जैसे है, ये ग्रेटर है ना, n पावर 9 ग्रेटर है ना, मतलब कि ओमेगा पॉसिबल है, ओमेगा पॉसिबल है। यहां पर क्या है? बीगो नहीं पॉसिबल है, स्मॉल ओमेगा पॉसिबल है, स्मॉल ओ नहीं पॉसिबल है, और जब बीगो नहीं पॉसिबल है इसका मतलब कि थीटा भी नहीं पॉसिबल है। बन गया ना। इस साइड में क्या है? इस साइड में जी है, इस साइड में एफ है, यही हुआ ना। बस कोई भी क्वेश्चन को देखना है, बहुत माइंडली ऑब्जर्व करना है उस चीज को। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व किया हुआ रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है? जो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा उसको देखेंगे, करना क्या है, कौन ज्यादा है कौन कम है, पर्पस सही ना है। पर्पस हम लोग का यही तो है। अब वो पर्पस को सॉल्व करते हैं। छोटा बड़ा कैसे देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं आ जाए तब उस केस में। तो मान लो यहां पर f(x) है और यहां पर g(x) है एक फंक्शन, ठीक। तो फंक्शन लिखते हैं क्या भाई? 2 पावर 1 प्लस साइन x, ये पूरा पावर में ही है। यहां पर क्या है? 2 पावर 2 प्लस cos x, या फिर 1 प्लस cos x यह भी लिखो, 1 प्लस cos x है। यहां है 2 पावर 1 प्लस साइन x, यहां है 2 पावर 1 प्लस cos x। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 पावर 1 प्लस साइन x है ना, मतलब कि 2 पावर 1 तो ऐसे ही रहेगा, या n पावर ही रख लेते हैं समथिंग। अगर n का ही पावर रख लेते हैं कहीं पर ऐसा, n पावर ही अगर है, यहां भी n का ही अगर पावर है तो यहां पर भी n पावर 1, मतलब n इंटू n पावर साइन x, फिर क्या हुआ? n इंटू n पावर cos x, मतलब कि साइन और एक n तो दोनों में कॉमन है ना, मतलब कि साइन और cos का केवल डिफरेंस है। अगर साइन और cos को हम लोग देख लेते हैं कि कब कौन ग्रेटर है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि साइन और cos का ग्राफ हम लोग देखेंगे डायरेक्टली। साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन का लिमिट क्या है? -1 से 1 तक वैल्यू जाएगा साइन का। cos का भी तो वही है ना, -1 से 1 तक ही जाएगा ना। देखिए साइन और cos में ग्रेटर कौन होगा, दोनों को ग्राफ से देखेंगे। ग्राफ कैसा है साइन और cos का? साइन और cos का ग्राफ कैसा होता है? साइन का ग्राफ है जो सिनुसॉइडल वेव दोनों का होता है, ऐसे जाएगा। cos वाला ग्राफ कैसा है? cos वाला है जो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा cos। एक ग्राफ क्या है? अच्छा ऐसा करते हैं, रुक जाओ, दूसरा कलर से बनाते हैं, ज्यादा मजा आएगा देखने में।
अच्छा लगना चाहिए और दिखना भी चाहिए अच्छा से। कोई और कलर में बनाएंगे अभी, रुक जाओ। एक बात तो पक्का है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वॉल्व किया हुआ है तो ब्लाइंडली मतलब नहीं कर सकते हैं उसको, उसके लिए ग्राफ बनाना ही होगा। ग्राफ कैसे बनाना होगा? ये क्या है, साइन का बना लिए, एक और ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे अब कॉस का, ऐसे ऐसे। एक किसका है? ये है कॉस एक्स। ऊपर वाला क्या है? साइन एक्स। तो अब देखो, यहां से लेकर यहां तक के रीजन अगर हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या है? यहां से यहां तक के रीजन में क्या है? साइन ग्रेटर देन कॉस है, ठीक। लेकिन यहां से लेकर यहां तक के रीजन में क्या है? कॉस ग्रेटर देन साइन है। देखो, यहां कॉस ग्रेटर देन साइन है, यहां पर साइन ग्रेटर देन कॉस है। मतलब कि कभी कोई ज्यादा हो रहा है, कभी कोई ज्यादा हो रहा है। जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर या स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं आ जाए, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर या स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं आ जाए, तब तक हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो, बोलो क्या कि साइन और कॉस में तो -1 से -1 कहाँ होता है? देखो, ये क्या है? ये है +1, यहाँ 0 है, और ये जो है -1 है। ये जो वैल्यू रहता है क्या है? ये है π/2, ये है पाई, उसके आगे ऐसे ही π/2 बढ़ते जाएगा। अब बोलो क्या कि साइन और कॉस का वैल्यू तो -1 से 1 तक में ही है ना, तो डिफरेंस तो कांस्टेंट ही है ना दोनों का। लेकिन एक बात यहां ऑब्जर्व करो कि ये दोनों का डिफरेंस भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन ये दोनों है कहां पर? ये दोनों पावर में यूज हुआ है, और पावर में अगर कांस्टेंट का डिफरेंस है तो उसको हम लोग कांस्टेंट जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे पावर में तो क्या है? एक n है और एक √n है, तो n क्या होता है? n मतलब कि पावर 1, √n मतलब पावर 1/2। डिफरेंस हाफ ही है दोनों का, या फिर n² ही ले लेते हैं। क्या है? 1 है, 2 है। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि पावर में अगर कांस्टेंट का डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर भी साइन और कॉस का डिफरेंस कांस्टेंट ही है, लेकिन साइन और कॉस तो है पावर में, तो कभी कोई ज्यादा हो रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो साइन ज्यादा है, मतलब कि fx ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब यहां से यहां तक में देखेंगे तो कॉस ज्यादा है, मतलब कि ये ऐसा होना चाहिए साइन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों फंक्शन क्या है? ये दोनों फंक्शन नॉट कंपेरेबल है, नॉट कंपेरेबल। ये दोनों फंक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा दिया रहता, जो यहां से अगर देता लिमिट में कि 0 to π/4, 0 to π/4 में fx ग्रेटर है या gx ग्रेटर है, तो हम लोग देखते हैं क्या, कैसा 0 से लेकर π/4 का अगर बात बोल रहा है तो क्या है? cos x ग्रेटर है। cos x मतलब कि gx ग्रेटर है। अगर लिमिट देता हम लोग को कि 0 to π/4 में केवल देखना है, तब हम लोग बता सकते हैं। या फिर ये बाउंड्री से लेकर ये बाउंड्री में देखना है, या फिर यहाँ π/2 से पाई तक में देखना है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है? साइन ग्रेटर है, कॉस स्मॉलर है, तो कर सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो बात को? एक चीज हो गया, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर रहे तो हम लोग ग्राफिकली ऑब्जर्व करेंगे। फिर अगर मान लो अगर इस तरीके से है, अगर जो यहां 1 + cos x है ना, इसकी जगह पर रहता 2 + cos x,
तो देखो यहां पर n पावर 1 है, यहां पर n पावर 2 है अलग से, तो एक n तो कैंसिल आउट होगा, मतलब कि यहां पर बचेगा क्या, यहां पर साइन x केवल बचेगा, यहां पर 1 प्लस कॉस x बचेगा। ठीक, अगर n पावर 1 इंटू n पावर साइन x है ना, यहां लिख सकते हैं ना, यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर 2 प्लस कॉस x है पावर में तो n पावर 2 इंटू n पावर कॉस x। तो यहां पर n, एक n यहां पर है, यहां पर n स्क्वायर का एक n अगर लेते हैं, n को कैंसिल आउट कर लेते हैं अगर हम लोग, यहां वाला, यहां क्या बचेगा n पावर साइन x, यहां क्या बचेगा n पावर 1 प्लस कॉस x। तो ये जो cos x का यहां ग्राफ बनाए थे ना, यहां से 1 प्लस cos x मतलब क्या होगा, cos x है, ये ग्राफ है, 1 प्लस हो गया, उसमें ऐड कर दिया होगा, मतलब क्या है, पूरा ग्राफ cos x का एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अभी जो 0 पर आ रहा था, यहां पर मिडिल, ये 1 से जब नीचे गया था, अब क्या होगा, अब यहां 1 है, यहां पर 2 है, तो 2 से स्टार्ट होगा ग्राफ, मतलब कैसा होगा, ये 0 जैसा बिहेव करेगा, ये -1 जैसा बिहेव करेगा। अब नया 1 प्लस cos x के लिए तो क्या होगा, यहां से कैसे ले जाएंगे, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो यहां पर क्या है, ये क्या है, साइन था ना, ये साइन है, रेड वाला देखो क्या है, यहां पर देखो, यहां पर साइन छोटा है, cos 1 प्लस cos x बड़ा है, यहां पर भी साइन छोटा है यहां से यहां तक में, लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया में साइन बड़ा है और cos 1 प्लस cos छोटा हो गया है। तो इस एरिया के चलते फिर से हम लोग इस ग्राफ को नॉट कंपेरेबल लिखेंगे, जहां पर एग्जैक्टली पता ही नहीं है कौन बड़ा है, कभी कोई पर्टिकुलर डोमेन में कोई एक बड़ा हो रहा है, किसी और डोमेन लेते हैं कोई और बड़ा हो रहा है। तो जब कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है, जब दोनों कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ग्राफ नॉट कंपेरेबल है, बस बात खत्म। तो यही इतना चीज देखना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे कहीं पर, तो उसको ग्राफ के थ्रू एनालाइज करना है। तो और भी कहीं ग्राफ बनाएंगे क्या, हाँ, अगर लिमिट दे दिया जाए कि मान लो f(x) यहां दे रहा है, क्या f(x) इक्वल टू समथिंग, ये कोई लिमिट में है क्या, नहीं, कोई लिमिट में नहीं है। अगर ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि f(x) का बाउंड्री दे दे कि किसी पर्टिकुलर बाउंड्री में f(x) का कुछ वैल्यू है, किसी और बाउंड्री में उसी f(x) का वैल्यू कुछ और हो जाता है। सेम gx के साथ भी अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा, उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके ही ऑब्जर्व करेंगे। जैसे देखो मान लेते हैं यहां पर f(x) है, जो इस तरीके से मान लो अगर दिया है, अच्छा से बनाते हैं इसको, यह f(x) है जो अगर मान लो दिया है क्या, n³ कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1000। मतलब क्या बोल दिया है कि f(x) का वैल्यू n³ है कब, जब n है जो 1 से ज्यादा है और 1000 से कम है, 1 से लेकर 1000 तक, और n का वैल्यू n पावर 5 हो जाता है कब, n ग्रेटर देन 1000 जब होता है। ठीक, इतना ही छोटा रखो इसको, ज्यादा स्पेस में हम लोग कुछ और करेंगे। चलो, ये है हम लोग का f(x). n³ कब है, जब n 1 से लेकर 1000 तक है, और n पावर 5 कब है, जब n है जो 1000 से ज्यादा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ gx के बारे में देखते हैं, हम लोग अब यहाँ देखते हैं किसका, gx के बारे में। तो gx क्या है, gx भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। क्या बोल रहा है भाई, कि gx है जो n² है, n लेस देन 500
और n पावर 4 है n ग्रेटर देन 500 में। n ग्रेटर देन 500 में n पावर 4 है, n ग्रेटर देन 500 में। इसको आप इधर लिखते हैं, मान लो बोर्ड के कॉर्नर में ना दिखे। n ग्रेटर देन 500, यहां पर क्या है, n लेस देन इक्वल टू 500। तो gx भी यही बता रहा है क्या कि n स्क्वायर कब है, जब n का वैल्यू 500 या 500 से कम है तब n स्क्वायर है, अगर 500 से ज्यादा है तो n पावर 4 है। मतलब कि सिंगल फंक्शन नहीं है, मल्टीपल फंक्शन दिया हुआ है। तो मल्टीपल फंक्शन है तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे और ग्राफिकली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ओवरऑल कौन सा फंक्शन ज्यादा है, कौन सा कम है, या फिर कंपेयर कर सकते हैं भी या नहीं। तो देखते हैं, एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं। यहां से 1 से स्टार्ट है ना दोनों ही, चलो यहां पर 1 बना लेते हैं। एफ एक्स क्या है, n क्यूब है, कहां तक, 1 से लेकर 1000 तक। तो एफ एक्स है जो n क्यूब है, कहां तक, ये मान लो 1000। अच्छा n क्यूब लिख लेते हैं पहले, n क्यूब तो किसका है, एफ एक्स है ना, ब्लैक से बनाते हैं इसको ताकि डिफरेंशिएट भी कर लेंगे हम लोग आसानी से, डिफरेंशिएट करने में आसान होगा। चलो ए बन गया हम लोग का एफ एक्स, और नीचे बनाए क्या थोड़ा सा, ए है एफ एक्स, क्या है, n क्यूब है, कहां से कहां तक में, ए हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा रेड पेन से। ये कितना है, 1000 है, 1 से लेकर 1000 तक में एफ एक्स क्या है, देखो ब्लैक से एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, n क्यूब है, 1000 से ज्यादा में क्या हो गया है, n पावर 5 हो गया है। मतलब कि यहां जब 1000 आया तो और ऊपर गया है, 1000 जब आया तो और ऊपर गया और n पावर 5 बन गया। ऐसा ये क्या बन गया, n पावर 5। एक किसका ग्राफ होगा, एक केवल एफ एक्स का ग्राफ है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे gx का। gx क्या बता रहा है, gx बता रहा है क्या कि अगर n 500 या 500 से कम रहे, मतलब कि एक लिमिट हम लोग को रहेगा यहां पर, एक 500 एक लाइन बना लेते हैं पहले। ये देखो अब क्या है, gx क्या है, n स्क्वायर है, अप टू 500 ना, अप टू 500 n स्क्वायर है। चलो यहां पर लिखते हैं n क्यूब है, n स्क्वायर इससे कम होगा, मतलब कि इससे नीचे आया, क्या ये क्या है, n स्क्वायर है, gx वाला n स्क्वायर अप टू 500 के बाद क्या हो गया है, n पावर 4 बन गया है। देखो 500 से बाद में n पावर 4 बन गया है। मतलब कि जब 500 आया इसके बाद ऊपर आ गया, ऊपर आकर n पावर 4 बन गया है। ये क्या बन गया फिर, n पावर 4। 500 में देखो यहां ब्लू मतलब gx, समझ लो ब्लू लाइन देखो यहां से है, यहां से 500 तक n स्क्वायर बन के गया है। तब ऊपर में क्या था, n क्यूब था ना, देखो 1 से लेकर 1000 तक में n क्यूब है एफ एक्स, 1 से लेकर 1000 तक में एफ एक्स तो सीधा है n क्यूब। ये क्या है, यहां से लेके 500 में n स्क्वायर था, अब 500 में 500 से ज्यादा में क्या बन गया हो, n पावर 4 बन गया है gx। ये देखो n पावर 4 बन गया है 500 से ज्यादा में, मतलब क्या, यहां से n स्क्वायर आ रहा था, यहां पर सीधा n पावर 4 बन गया और आगे n पावर 4 जैसा ही कंटिन्यू कर गया। पहले वाला क्या था, इसमें n क्यूब था 1000 तक,
n पावर 5 है, मतलब कि n पावर 4 से ऊपर होगा ना, n पावर 5। देखो n पावर 5 ऊपर है। तो अब ऑब्जर्व करो कहां पर क्या है। तो हम लोग को अगर लिमिट में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। देखो 1 से 500 तक में क्या है, पहले ये बात बताओ। 1 से 500 तक में क्या होगा। तो अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 500 है, एक लिमिट यहां से यहां तक लेते हैं, फिर एक 500 से 1000 तक लेते हैं, फिर है एक n ग्रेटर देन 500 लेस देन इक्वल टू 1000, फिर उसके बाद n ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। 3 लिमिट है हम लोग के पास। अब 3 लिमिट में हम लोग कंपेयर करना है fx और gx को। तो पहला क्या है, देखो 1 to 500 में क्या है भाई, 1 to 500 में क्या है, कौन बड़ा है। देखो ऊपर कौन है, यहाँ n स्क्वायर है, gx नीचे है और fx ऊपर है, मतलब fx बड़ा है। मतलब क्या है, यहाँ पर हो गया fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx। एक इसमें हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया 1 से 500 तक में। फिर 500 से 1000 में क्या है, देखो 500 से 1000 में क्या है, यहाँ n क्यूब है fx का और gx का क्या है, n पावर 4 बना हुआ है यहाँ से। यहाँ gx से ज्यादा बड़ा है ना, मतलब क्या हो गया, यहाँ हो गया fx लेस देन इक्वल टू gx। किसमें, 500 से 1000 में। अब 1000 से ज्यादा जब जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, देखो यहाँ पर n पावर 5 है, fx है और gx क्या है, n पावर 4 है। तो यहाँ पर ग्रेटर कौन है, यहाँ पर fx ही ग्रेटर है। मतलब क्या हो गया, 1000 से ज्यादा में कौन ग्रेटर है, fx। तो फिर से लिखेंगे क्या, फिर से लिखेंगे fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx। 3 कंडीशन 3 पार्ट में हम लोग ग्राफ को डिवाइड किए, तीनों पार्ट में यहां लिख दिए हैं क्या भाई, fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx। पहला पार्ट को पढ़ो अच्छे से, ये क्या है, मान लो 1 2 3, यहां भी नंबर दे देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट वालों को पढ़ो, वहां पर फर्स्ट वाले को क्या है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx when n greater than equal to 1 less than equal to 500। मतलब 1 से 500 के बीच में fx बड़ा है, 1 से 500 के बीच में fx बड़ा है। दूसरा क्या है, fx लेस देन इक्वल टू gx when n greater than equal to 500 less than equal to 1000। मतलब कि 500 से 1000 के बीच में gx बड़ा है, gx बड़ा है। उसके बाद क्या है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। या फिर इक्वल टू यहां से हटा लेते हैं, एक साइड में यहां पर इक्वल है ना, एक साइड में हटा लेते हैं। तो n ग्रेटर देन 1000 में क्या है, fx ग्रेटर है। तो fx जब ग्रेटर हो गया, तीनों कंडीशन देख लिए ना, बस यही है। अब लोग यहाँ पर क्या क्या लिखना है, ओमेगा ये सब कैसे लिखेंगे। तो अब ओमेगा बच्चा वाला खेल हो चुका है, इतना बार ओमेगा बताए क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, fx ग्रेटर है ना, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। फंक्शन से ना ग्रेटर है, स्मॉल ओमेगा भी हो गया। fx लेस देन है ना, फंक्शन से ना लेस है। देखो यहाँ पर n क्यूब है, n पावर 4 है, फंक्शन से ना लेस है। मतलब क्या है, यहाँ पर बिगो लिख दिए और स्मॉल ओ भी लिख दिए। इसके बाद भी क्या है, फंक्शन से ना ग्रेटर है, fx जो फंक्शन से ग्रेटर है ना, मतलब क्या है, यहाँ पर ओमेगा हो गया और स्मॉल ओमेगा भी हो गया। थीटा हो सकता है क्या, थीटा कहीं नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जो होगा वो लिखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करके ही देखना है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए नहीं देखना है, जान लो। बिना ग्राफ ड्रॉ किए देखोगे तो क्वेश्चन 100% गलत होगा। तो इसीलिए ये हो गया। अब इसके आगे क्या देखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन समझ गए, इसके आगे क्या देखेंगे
कि अच्छा याद करो, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देख रहे थे उस समय एक चीज आया था क्या कि अगर n का वैल्यू 1 लेते थे, फॉर लूप में याद करना, जब फॉर लूप में n को इनिशियलाइज करते थे, n का वैल्यू 1 लेते थे जिसमें, तो उस समय क्या करते थे हम लोग कि अगर +2 करते जाएंगे तो n तक पहुंचना है, अपर लिमिट अगर n है तो कितना टाइम लगेगा। तो क्या करते थे हम लोग, n/2 करते थे ना, क्यों बार बार 2 ऐड करते जा रहे हैं, मतलब कि 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हर यूनिट टाइम में, और टोटल डिस्टेंस है n है, तो n/2 स्टेप्स होगा, n/2 स्टेप्स हुआ ना। बस वही चीज यहां पर एक है, एक स्टार फंक्शन होगा, इसका मतलब क्या है, स्टार ऑफ Fn-4, इसका मतलब क्या है कि बार बार 4 माइनस करते करते n है जो 1 बन जाए, तो कितना टाइम्स लगेगा, कितना बार करना पड़ेगा। तो बार बार 4 माइनस करेंगे तो n/4 टाइम्स लगेगा, वही लगेगा ना, बार बार 4 माइनस कर रहे हैं तो n/4 टाइम्स हो गया। मान लो स्टार ऑफ, एक स्टार ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करेगा, कितना स्टेप में ये जो चीज है, ये जो वैल्यू है जो 1 को अप्रोच करे, 1 बन जाए, यूनिटी बन जाए। फिर वैसे ही है, मान लो n-6 रहे तो क्या करेगा, कितना बार में करेगा, n/6 टाइम्स में करेगा। बार बार 6 माइनस कर रहा है। मान लेते हैं स्टार ऑफ n-1 रहे तो क्या कितना बार में करेगा, बार बार 1 माइनस कर रहे हैं तो n टाइम्स में करेगा, n हो गया। सेम उसी तरीके से मान लो स्टार ऑफ n/2 हो जाए तो कैसे होगा, कितना टाइम्स में होगा, अगर बार बार डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो कितना टाइम्स में 1 बनेगा। तो याद करो, बताए थे क्या, n डिवाइडेड बाई 2 बार बार करेंगे, मतलब 2 का पावर k कर लिए, बार बार 2 कर रहे हैं, इक्वल टू कितना होगा, 1 पर जाना है, मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 2 पावर k, यहाँ पर log लेंगे तो log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ 2 पावर k, k है यहाँ चला आएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ बेस 2 अगर रखते हैं, यहाँ भी बेस 2 रखते हैं, log 2 बेस 2 1 बन जाएगा, k यहाँ चला आएगा, मतलब कि k इक्वल टू log n बेस 2, यही बनाए थे ना हम लोग। तो सेम यहाँ पर भी बाई टू कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, ये बन गया log n बेस 2। अगर मान लो 2 की जगह पर यहाँ पर 5 करते, स्टार में अगर n/5 करते तो क्या बनता है, तब भी यही रहता ना, log n बेस 5, यही बनता ना, log n बेस 5, यहाँ बार बार 5 कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस जो पुट करते इतना बनता। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन रहे, n डिवाइड कर रहे थे ना, अब n⁻⁴ अगर रहे, n⁻⁴ रहे, अगर इसका स्टार टाइम्स देखना है, स्टार ऑपरेटर देखना है कितना बार में ये 1 बन जाएगा, बार बार पावर में 1/2 करेंगे तब मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट ले रहे हैं, रूट n का मतलब क्या होता है कि n⁻⁴ बस वही है, रूट ले रहे हैं, तो कितना टाइम्स रूट लेंगे कि 1 बन जाए। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या बताए थे, ऐसा क्वेश्चन के लिए इसके फॉर्मेट में ही बताए थे ना, सेम इसके तरीके से ही याद करो, जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे थे तो क्या बताए थे कि n⁻⁴ है, फिर पावर 1/2 होगा, मतलब कि पावर मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 2 पावर k बन जाएगा, n⁻⁴ पावर k बराबर कितना करना है, 1 करना है, इसको log लेंगे,
इसको लॉग लेंगे, मान लो 1 नहीं जाकर 2 तक इसको लेकर आ रहे हैं, अगर 1 2 में क्या है, एक स्टेप का ही डिफरेंस है ना, तो लास्ट में स्टेप +1 एक कर लेंगे, प्लस -1 तो कैंसिल कर लेंगे, ऐसे भी विगो के फॉर्म में लिखेंगे तो मान लो 2 तक जाना है, तो 1/2 पावर के है, लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, log ऑफ n पावर 1/2 पावर k इक्वल टू log ऑफ 2। यहां पर बेस 2 ले लेते हैं, यहां भी बेस 2 लेते हैं, 1/2 पावर k कहां आ गया, यहां पर आ चला आया, मतलब क्या हो गया 1/2 पावर k इंटू log n बेस 2 इक्वल टू, ये क्या हो गया log 2 बेस 2 1 बन गया है। अब यहां से 2 पावर k को इस साइड में लेकर जाते हैं, क्या बनेगा 2 पावर k इक्वल टू log n बेस 2, फिर से log लेते हैं एक बार, तो क्या बनेगा log ऑफ 2 पावर k इक्वल टू log ऑफ ये पूरा टर्म का log ले रहे हैं, मतलब क्या log ऑफ log n। अब मान लो यहां भी बेस 2 लेते हैं, यहां भी बेस 2 लेते हैं, k कहां आएगा, k यहां पर चला आएगा, तो k ये log 2 बेस 2 1 बन जाएगा, k इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा टर्म हो गया, मतलब क्या k इक्वल टू क्या हो गया log n, k इक्वल टू log n हो गया। तो k क्या बता रहा है, कितना टाइम तक मैक्सिमम गया, कितना बार रूट लेना पड़ा है, ये ना 1/2 पावर के, कितना नंबर ऑफ टाइम्स तक कितना स्टेप्स हम किए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू log n, बेस 2 है, बेस 2 ले लो, हो गया, समझ रहे हो। अब अगर ऐसा रहे स्टार ऑफ log n, इसका मतलब क्या है, किसी नंबर को कितना बार log लेंगे कि वो 1 बन जाए, किसी नंबर को कितना बार log लेंगे कि वो 1 को अप्रोच कर जाए। तो मान लो स्टार ऑफ log n है और इसका एक बार हम और ऐसे log ले लेते हैं, log ऑफ स्टार log n, मान लो एक टर्म है, एक फंक्शन है हम लोग का, और एक और फंक्शन करते हैं क्या, जो log n का स्टार ऑफ log लेते हैं। एक फंक्शन क्या है log ऑफ स्टार log n, एक है स्टार log ऑफ log n। अगर स्टार ऑपरेटर है, एक बार स्टार अंदर में है, एक बार स्टार बाहर में है, तो ये दोनों फंक्शन को कंपेयर करेंगे तो क्या लगता है कौन ज्यादा होगा, अगर इस दोनों फंक्शन को कंपेयर करेंगे हम लोग तो ज्यादा कौन होगा दोनों फंक्शन में। तो दोनों फंक्शन में सिंपल जान लो, किस तरीके से करेंगे पहले वो हम देखते हैं। क्या करेंगे, मान लो 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर बहुत सारा पावर है, ऐसे ऐसे ये टोटल नंबर है 100, या फिर मान लो 1000 है, ऐसा 1 लाख है, 1 लाख मान लेते हैं, बहुत सारा पावर है ऐसे। तो जितना बार log लेंगे उतना बार एक पावर कमेगा ना, जितना बार log लेंगे उतना बार एक पावर तो कम जाएगा ना इसका। तो अगर स्टार ऑफ log n अगर करते हैं, अगर स्टार लेते हैं log n का, तो स्टार ऑफ log n क्या होगा, कितना पावर है कितना बार में कमेगा, मतलब कि वैल्यू कितना हो गया 1 लाख हो गया। तो स्टार ऑफ log n ये पूरा का, स्टार ऑफ log n का ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया, अब 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख का log लिए हैं, ठीक, log ऑफ 1 लाख, याद रखना है चीज। अब दूसरे बारे में देखते हैं कि log n है, एक बार log लिए, ठीक, तो एक बार log लिए तो क्या होगा 2 पावर, ऐसे पावर कितना है 1 लाख टाइम्स है ना, देखो 1 लाख टाइम्स कर लो, 1 लाख टाइम्स है ना, तो मान लो
एक बार लॉग लेंगे तो क्या होगा, एक ही पावर कमेगा ना, समझ लो बात को। एक बार लॉग लेंगे तो पावर एक ही कमेगा, एक बार ही पावर कम होगा, मतलब कि बचेगा कितना, एक बार लॉग लेने के बाद में कितना बचेगा, 1,00,000 टाइम्स अगर है तो बचेगा कितना, 99,999। इतना सारा पावर बचा ही रहेगा। तो इतना पावर जब बचा हुआ रहेगा तो फिर जब लॉग का स्टार हम लोग लेंगे तो क्या आंसर आएगा, जितना नंबर ऑफ पावर्स बचा हुआ है, मतलब कि हम लोग का स्टार लेने पर इसका वैल्यू आएगा 99,999। तो एक वैल्यू है 99,999, एक वैल्यू है लॉग ऑफ 1,00,000। तो 1,00,000 का लॉग तो बहुत कम कर देगा ना लॉग को। इस नंबर को अगर 1,00,000 का लॉग ले लेंगे हम लोग तो बहुत ही वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 99,999 आया है। तो ग्रेटर कौन है, देखो ये कितना है, एक इससे एक कम है केवल, और इसमें अभी लॉग लेना बाकी है, मतलब कि बहुत कम करने जा रहा है इसको। तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर हो गया। तो जान लो बाहर का जो लॉग है, आउटर लॉग में अगर स्टार लगा हुआ है, आउटर लॉग में अगर स्टार लगा हुआ है, एक और फंक्शन में इनर लॉग में अगर स्टार लगा हुआ है, तो जो इनर लॉग का स्टार है ना बहुत जल्दी घटाएगा वैल्यू को। जो इनर लॉग का स्टार है, अगर ये स्टार इनर लॉग में है, इनर लॉग में अगर स्टार है, स्टार ऑपरेटर है, तो वैल्यू को बहुत जल्दी घटाएगा, मतलब डिक्रीजेज मोर एज कंपेयर्ड टू आउटर स्टार इन लॉग। समझ रहे हो बात को। अब लॉग में ऐसा बात है, कोई और में भी ऐसा बात है क्या, एक कंपेयर करके देख लें। एक बार देखो, मान लेते हैं यहां पर स्टार n-4 है ना, स्टार ऑफ n-4 है ना, फिर से अगर स्टार ऑफ n-4 क्या है, n/4 आया है। अगर इसमें फिर से अगर f लेते हैं, फंक्शन है ये चीज, f जो फंक्शन है यही लेते हैं अगर, तो क्या होगा, n/4 -4 होगा, यही होगा ना। ये आउटर में अगर ले, यहाँ अंदर में अगर स्टार है, स्टार का वैल्यू n/4 आ गया। बाद में अगर यही फंक्शन लेते हैं तो n/4 -4 करेगा, एक बार और 4 माइनस कर लेगा। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर इसमें पहले हम लोग फंक्शन लिए होते तो n-4 रहता, और स्टार बाद में अगर लेते n-4 का अगर स्टार f होता तो ज्यादा बड़ा कौन रहता, ज्यादा बड़ा यही रहता ना, n/4 -4। अच्छा एक सेकेंड, n-4 आया ना है, n-4 को अगर लेकर जाएंगे नीचे की ओर 1 तक अगर लेकर जाना है, एक बार -4 हो गया है। यहां पर क्या है, लॉग n किए, लॉग n का स्टार मतलब कि 1,00,000 आया, 1,00,000 का फिर से लॉग ले लिए हैं। और इसके अगले में क्या है, लॉग लिए, एक बार ही लॉग लिए, एक कमा है, फिर स्टार लिए हैं। सेम इस तरीके से यहां पर करते हैं, माइनस वाले को करते हैं। अगर स्टार टाइम्स है तो n/4 है, एक बार और आउटर में अगर यही सेम फंक्शन को अप्लाई करते हैं, स्टार अगर नहीं रहता है तब तो n/4 -4 होता है, ठीक। और अगर पहले ये फंक्शन को अप्लाई कर दें तो n-4 है
और n-4 को अगर हम स्टार अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम्स में 1 होगा? n/4 माइनस 1 टाइम्स, n/4 माइनस 1 टाइम्स में स्टार होगा। अब देखो ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, ये -1 है, ये -4 है। जब आउटर में, जब बाहर में हम स्टार लगाए हैं तो यहाँ पर n/4 माइनस 1 आया है, और जब अंदर में स्टार लगाए थे तो आया है वैल्यू n/4 माइनस 4। छोटा कौन है? छोटा है n/4, तो दोनों में सेम ही है, तो छोटा कौन हुआ? जिसमें 4 आया है, -4 कर रहे हैं, मतलब कि इंटरनल स्टार अगर है, स्टार अगर अंदर में है तो वैल्यू ज्यादा डिक्रीज करेगा, बहुत जल्दी डिक्रीज करेगा वैल्यू को। बस यही है इसमें, इसके अलावा और तरह का कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन इसमें नहीं है। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी बचता है, कुछ प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी जो बचता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी बचेगा? जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसमें कि हम लोग बीगो देखे, ओमेगा देखे, थीटा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा, ये सब जो 5 टाइप्स ऑफ नोटेशन को हम लोग देखे हैं, सबको चेक करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये सब प्रॉपर्टी क्या है? ऐसे एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या? रिफ्लेक्शन, खुद के साथ में रिफ्लेक्शन है। एक होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब कि 2 वे दोनों इक्वल होगा। अब क्या होगा जो बताएंगे, इसको एग्जांपल के साथ हम बताएंगे, इसका टेंशन नहीं लो। तो एक प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है, पहला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन एफ लिए हैं हम लोग, तो एफ इक्वल टू बीगो ऑफ एफ, सेम फंक्शन के साथ में, सेम फंक्शन के साथ में अगर हम लोग वो सब नोटेशन, पांचों नोटेशन को यूज करेंगे तो कौन कौन होल्ड करेगा? यहां पर क्या लगता है कौन कौन होल्ड करेगा? देखो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, जो बीगो का मतलब वही है ना, बीगो का मीनिंग क्या है? लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होल्ड करेगा, हाँ करेगा। मतलब क्या है कि बीगो पास हो गया। यहां पर लिखते हैं ओमेगा, लिखते हैं मतलब कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। भाई ग्रेटर नहीं है, इक्वल तो है ही ना, मतलब क्या बीगो में इक्वल है, ओमेगा में भी इक्वल है, मतलब क्या हो गया? ओमेगा भी पास कर गया। किस में? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में। एक और है थीटा, अगर लेते हैं हम लोग तो थीटा होगा क्या? थीटा मतलब क्या है कि जब बीगो है और ओमेगा है, ऑटोमेटिकली थीटा होगा। अगर बीगो ओमेगा जहां कहीं भी होगा, दोनों पैरेलली में अगर ट्रू हो गया है, मतलब कि थीटा को ट्रू होना ही है। क्यों ट्रू होना है? थीटा मतलब क्या है कि दोनों फंक्शन इक्वल रहे, दोनों इक्वल ही तो है, सेम फंक्शन है ना, रिफ्लेक्शन तो है दोनों। थीटा भी हो गया सही। अब स्मॉल ओ होल्ड करेगा क्या? स्मॉल ओ का मतलब क्या होता है? स्मॉल ओ का लिखने का मीनिंग क्या हो जाएगा? एफ एक्स लेस देन एफ एक्स, इक्वल का साइन नहीं होता है स्मॉल ओ में। तो कोई भी फंक्शन खुद के फंक्शन से स्ट्रिक्टली लेस थोड़ा ही हो सकता है। ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं 50, एक और नंबर लिए 50, अब दो दोस्त है, दोनों के पास में 50 रुपया ही है, तो कैसे बोलें कि इसके पास में कम है?
बराबर बोल सकते हैं, कम नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं है, इट मीन्स स्मॉल ओ फेल कर गया प्रॉपर्टी। सेम उसी तरीके से स्मॉल ओमेगा भी फेल करेगा। क्यों? इस साइड वाले को ग्रेटर बताना चाह रहा है, ओमेगा में इस साइड वाला को इधर ग्रेटर बताना चाह रहा है। अभी क्या था, स्मॉल ओ में इस साइड वाले को ग्रेटर बताना चाह रहा था। अब ओमेगा में क्या रहेगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स नहीं है, मतलब कि स्मॉल ओमेगा भी फेल कर गया। तो स्मॉल और स्मॉल ओमेगा फेल कर गया, बिग ओमेगा और थीटा पास कर गया। कौन क्या चीज पास किया? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को ये सब पास कर गया। अब इसके बाद में है क्या, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक मतलब कि देखकर सुनकर क्या लग रहा है, सिमेट्रिक है, एक जैसा। हाँ, सिमेट्रिक का मीनिंग यही है ना कि एक जैसा जो दिख रहा है। एक जैसा यहां पर कैसे देखेंगे भाई, एक जैसा क्या यहां हो सकता है? यहां पर देखो एक जैसा क्या होगा, यहां पर क्या होगा एक जैसा, सेकेंड में क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ना, लिख लेते हैं यहां सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी ऑफ एक्स देन g of x is also big of f of x। यहां क्या कह रहा है, इसका कंडीशन देखो, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होने का मतलब देखो क्या है, सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू बिगो ऑफ जी एक्स देन जी एक्स इक्वल टू बिगो ऑफ एफ एक्स। तो दोनों साइड से अगर इस साइड जा रहे हैं तब अगर सही है तो रिवर्स आने में भी सही होना चाहिए, सिमेट्रिक है। अगर कोई जगह जा रहे हैं हम लोग, किसी एक जगह जा रहे हैं, अगर इंडिया टू यूएस जाना है तो इंडिया से यूएस अगर जा रहे हैं तो वहां से यूएस से इंडिया लौटने का भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए बात। यही सिमेट्रिसिटी है। तो सिमेट्रिक वाले में क्या हुआ, सिमेट्रिक अगर एफ एक्स है, यहां पर क्या बोला, इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू बिगो ऑफ जी एक्स। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बिगो ऑफ जी एक्स। यहां क्या बोल रहा है, जी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीनिंग तो यही है ना बिगो का। इसका मतलब क्या है कि कब होल्ड करेगा, तभी होल्ड करेगा ना जब एफ एक्स बराबर जी एक्स रहे। जब एफ एक्स बराबर जी एक्स रहे तभी होल्ड करेगा ना। तो ये इक्वल टू का साइन कहाँ कहाँ आता है, इक्वल का साइन कहाँ कहाँ आता है, एक आता है बिगो में, एक आता है ओमेगा में, एक थीटा में आता है। जब तीनों में आता है बिगो का साइन, इसका मतलब कि ये तीनों पास हो गया। लेकिन स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा ये दोनों में इक्वल का साइन आता है क्या, नहीं आता है। स्मॉल ओ क्या है, सीधा ही लेस देन होता है और स्मॉल ओमेगा ऐसे ग्रेटर देन रहता है। ये दोनों में इक्वल का साइन नहीं है, जबकि हम जान रहे हैं कि अगर ये इक्वल होगा तभी सिमेट्रिक फॉलो करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये दोनों फेल कर गया। तो रिफ्लेक्सिव में भी स्मॉल और स्मॉल ओमेगा फेल किया था और सिमेट्रिक में भी दोनों स्मॉल ओमेगा फेल किया है और ये तीनों सिमेट्रिक में भी पास किया है। इसके बाद एक क्या है, एक है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव से सुनकर क्या लग रहा है कि ट्रांजिटिव का मतलब क्या, ट्रांजिटिव सुनकर कैसा लग रहा है कि क्या ट्रांजिटिव का क्या मतलब है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि मान लो तीन भाई है,
ए बी और सी अगर बोल दिया, अगर ऐसा बोल दिया, पहले लिखते हैं इसको, क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है कि अगर ए लेस देन बी है और यहां पर एंड लिख लो, एंड बी लेस देन सी है, अगर ए कंडीशन गिवन है ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी है, इट इंप्लाइज दैट ए लेस देन सी। बस यही है ट्रांजिटिव रूल। मतलब क्या हो गया? अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, मतलब कि ए लेस देन सी भी होगा, तो ए बी सी क्या है? फंक्शन है। तीन फंक्शन ले लेंगे, एफ एक्स जी एक्स, देखो यहां पर ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ एच एक्स। ए गिवन है, अगर ए गिवन है दोनों, तो पूछ रहा है क्या हम लोग से कि एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ एच एक्स होगा क्या? ये ऊपर कंडीशन गिवन है, तो नीचे कंडीशन हम लोग से पूछ रहा है कि अगर ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो ये पॉसिबल है क्या? सिंपल देखो, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, तो एफ एक्स या तो छोटा होगा जी एक्स से या तो इसके बराबर होगा। अगर एफ एक्स छोटा हुआ जी एक्स से और जी एक्स एच एक्स से छोटा हुआ, मतलब एफ एक्स जो एच एक्स से छोटा होगा, पक्का बात है। वर्स्ट केस में अगर देखते हैं, एफ एक्स मान लो जी एक्स के बराबर है, जी एक्स भी एच एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स भी एच एक्स के बराबर होगा, तीनों बराबर है एक दूसरे का। तो एफ एक्स है जो एच एक्स के या तो बराबर हो सकता है या तो कम हो सकता है, एच एक्स से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो यही तो बीगो कहता है, बीगो यही बोलता है ना, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, बस काम खत्म। मतलब यहां पर क्या है कि बीगो सेटिस्फाई कर गया। ओमेगा रहेगा तो क्या होगा? ओमेगा रहेगा तो एफ एक्स ग्रेटर देन, इस रूट में चलेगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, जी एक्स ग्रेटर देन एच एक्स। तो देखो एफ जी एच, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस लाइन में जाओ, या फिर इसको सिंबल को ऐसे उल्टा कर दें, क्या फर्क पड़ता है? होल्ड तो करना ही है। तो होल्ड कैसे करेगा? मतलब कि अगर बीगो है, इसका मतलब ओमेगा भी होगा, और जब बीगो और ओमेगा हो गया, इसका मतलब क्या है? थीटा भी होगा, तो थीटा भी होगा। तो बीगो ओमेगा थीटा हो गया। आप देखेंगे स्मॉल हो सकता है क्या? स्मॉल ओ में क्या है? इक्वलिटी का साइन हट जाएगा, इक्वलिटी का साइन हट जाएगा। जब इक्वलिटी का साइन हट जाएगा तब तो और भी आसान है ना। अब बोल रहा है एफ स्ट्रिक्टली लेस देन जी एंड जी स्ट्रिक्टली लेस देन एच, तब तो इक्वल का भी बात नहीं रहा है। मतलब कि एफ लेस देन एच तो होना ही होना है। मतलब क्या कि यहाँ पर स्मॉल ओ भी फॉलो करेगा, और सेम जब रिवर्स करेंगे सिंबल को, एफ ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, एफ ग्रेटर देन एच हो जाएगा, मतलब कि स्मॉल ओमेगा भी फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को, ट्रांजिटिव रूल को पांचों ही फॉलो करता है। तो रिफ्लेक्सिव में स्मॉल ओमेगा फेल किया था, उसके बाद सिमेट्रिक में भी स्मॉल ओमेगा फेल किया था, बाकी तीनों पास कर रहा था। यहां पर पांचों ही पास किया है। यही है ट्रांजिटिव रूल, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें एक और देखो एग्जांपल देख लो। एक एग्जांपल मान लो इस तरीके का रहे, एक ऐसा प्रॉपर्टी रहे, अगर मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है मान लेते हैं, तो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन होने का मतलब क्या है?
एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन अगर है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो ऐसा रहे एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स अगर दिया हुआ है, तो अगर मान लो ऐसा करते हैं एफ एक्स इंटू एच एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स इंटू एच एक्स, ये पॉसिबल है क्या? देखो ये गिवन है पहला, इफ इतना गिवन है, तब हम लोग से पूछ रहा है, ये पूछ रहा है देन इफ गिवन है, ये चीज गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स गिवन है ऑलरेडी, तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, देन एफ एक्स इंटू एच एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स इंटू एच एक्स पॉसिबल है क्या? हाँ ऑब्वियसली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी एफ एक्स बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, इसी में अगर कुछ फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर कोई फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% श्योर है कि ये कंडीशन को होल्ड करेगा। लेकिन एक बात जान लो कि इसके लिए एच एक्स क्या होना चाहिए, इसके लिए एच एक्स होना चाहिए पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर 1 से लेस रहेगा तब डिक्रीज भी करना शुरू करेगा इसको, 1 से अगर लेस रहेगा तब डिक्रीज भी करना शुरू होगा। लेकिन एक चीज है कि डिक्रीज भी करेगा तो दोनों को ही डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा दोनों को इंक्रीज करेगा। मतलब क्या है कि एच एक्स पॉजिटिव फंक्शन हो, निगेटिव फंक्शन हो, कुछ भी रहे, अगर निगेटिव होगा तब जाकर ये सिंबल को रिवर्स करेगा, बीगो यहाँ है तो ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव है। तो निगेटिव में क्या रहता है, जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 ग्रेटर देन 3 है, लेकिन -5 तो लेस देन 3 होता है ना, -5 लेस देन -3 होता है ना। देखो 5 ग्रेटर देन 3 होता है, लेकिन -5 लेस देन -3 होता है, ये बात पक्का है। तो इसीलिए अगर कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तब वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब कि साइन नहीं चेंज करेगा, जो भी है नोटेशन वो होल्ड करेगा, चाहे बीगो रहे या फिर ओमेगा रहे या थीटा रहे। समझ रहे हो बात को? सब जितना पांचों था ना, बीगो, ओमेगा, थीटा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा, पांचों ही होल्ड करेगा इसमें, अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहला ये एक प्रॉपर्टी देख लिए, इसके अलावा खत्म ही है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, मोस्टली प्रॉपर्टी बता ही दिए हैं, ये मल्टीप्लाई करने का केवल था। और एक ऐसा है कि मान लो इस टाइप का रहे कि दो सेपरेट अगर रहे, ऐसा रहे कंपैरिजन, क्या भाई क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स और पी एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ क्यू एक्स। अगर ये दोनों स्टेटमेंट गिवन है, अगर प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, मतलब यहां लिखा हुआ इफ एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स एंड पी एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ क्यू एक्स अगर है, तब एफ एक्स इंटू पी एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग इस केस में, हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स और पी एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ क्यू एक्स अगर है, तो एफ एक्स इंटू पी एक्स बीगो ऑफ क्या होगा। तो यहां पर बीगो लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, मैक्स ऑफ
जी एक्स प्लस क्यू एक्स, मैक्स ऑफ जी एक्स प्लस क्यू एक्स। ये समझ गए हो ना? तो सिंपल जानो कि अगर एफ एक्स इंटू पी एक्स, अगर एफ एक्स इंटू पी एक्स किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए अगर, तो इस साइड का फंक्शन है जी एक्स और क्यू एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया? बिगो ऑफ मैक्सिमम, किसका मैक्स लेना है? जी एक्स और क्यू एक्स का मैक्स लेना है। मान लो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कैसे। एफ एक्स मान लो एन है, यहां एन स्क्वायर है, पी एक्स है एन पावर 4, यहां है एन पावर 6। तो मान लो अगर ऐसे करते हैं, n इंटू एन पावर 4 एफ एक्स इंटू पी एक्स, एन इंटू एन पावर 4 एक साइड में हो गया, दूसरे साइड में एन स्क्वायर प्लस एन पावर 6, यही हुआ ना। तो अब मैक्सिमम क्या है? एन स्क्वायर है एन पावर 6, एन पावर 6 मैक्सिमम है। मतलब क्या हो गया? एन इंटू एन पावर 4 कितना हो गया? एन पावर 5 हो गया। एन पावर 5 लेस देन इक्वल टू एन पावर 6 होगा ना, इसलिए हम मैक्सिमम लिए हैं। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहां पर ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक फंक्शन है, इस साइड में भी एक फंक्शन है, तो मैक्सिमम अगर लेना है तो किसी एक कर लेंगे, तभी काम चल जाएगा। ये दोनों में कोई भी मैक्सिमम रहे एक। लेकिन मल्टीप्लाई करने में डिफरेंस आएगा ना। अगर प्लस रहेगा ना, एफ एक्स प्लस पी एक्स रहेगा, एफ एक्स प्लस पी एक्स अगर रहेगा, ये दोनों को अगर ऐड किए हैं तब मैक्सिमम ऑफ ये दोनों का एडिशन है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर गलत होगा। अब देखो कैसे गलत होगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसे गलत हो गया कि यहां पर एन है ना, मान लो रेड से लिखते हैं, चलो ब्लू से लिखते हैं। यहां पर मान लो n पावर 8 हम लेते हैं, यहां पर n पावर 20 ले लेते हैं, ठीक। यहां पर लेते हैं n पावर 4, यहां 20 नहीं, यहां पर लेते हैं 9 ही। n पावर 4 लिए ना, यहां लेते हैं n पावर 5। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 4 12 हो गया ना, मतलब n पावर 12 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम अगर लेंगे यहाँ पर हम n पावर 9, n पावर 5, तो 9 और 5 में मैक्सिमम क्या है? 9 है, मतलब कि n पावर 9। तो n पावर 12 लेस देन इक्वल टू n पावर 9 नहीं हो सकता है ना। मतलब कि अगर यहाँ एडिशन लेंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का अगर एडिशन लेंगे, तो राइट हैंड साइड में जो मैक्सिमम रहेगा दोनों में जो मैक्सिमम होगा, यही मैक्सिमम को ले लेंगे। और कोई ऐसा प्रॉपर्टी तो नहीं है। अच्छा, एक ऐसा देख लो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह का देखो कि अगर 3 फंक्शन इक्वलिटी में अगर रहे तब क्या करना है। मतलब किस टाइप का इनइक्वालिटी रहना चाहिए? 3 फंक्शन अगर ऐसे रहे, एफ एक्स इक्वल टू बिगो ऑफ जी एक्स और जी एक्स इक्वल टू जी एक्स नॉट इक्वल टू
बीगो ऑफ एफ एक्स, एक कंडीशन एक दिया हुआ है, इसके साथ में एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ पी एक्स। और यहां पर क्या है, जी एक्स इक्वल टू, यहां लिख लो पी एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, दो कंडीशन दिया हुआ है, इस तरीके से इसको कैसे हम लोग देखेंगे, ओवरऑल क्या देखेंगे हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स है ना, जी एक्स नॉट इक्वल टू बीगो ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स है जो जी एक्स से छोटा या इक्वल है, लेकिन जी एक्स है जो छोटा या इक्वल नहीं है, मतलब कि इक्वल नहीं है। ये दोनों कंडीशन मिलाने का मतलब है एफ एक्स क्या है, इसका मतलब हुआ लेस देन, देखो रेड पेन से यहां लिखते हैं, इसका मतलब हुआ लेस देन इक्वल टू है। यहां पर क्या बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो जब लेस देन इक्वल टू नहीं है मतलब इक्वल भी नहीं है ना, ये बोल रहा है कि जी एक्स एफ एक्स इक्वल नहीं है, मतलब कि यहां वाला इक्वल खत्म हो गया ना, एक ही बचना, लेस देन ही बचना केवल। मतलब क्या है, एफ एक्स लेस देन जी एक्स, यहां से हम लोग को मिल गया, यहां से क्या मिला, जी एक्स लेस देन इक्वल टू पी एक्स है, और पी एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। मतलब क्या है कि दोनों में इक्वल है, मतलब क्या हो गया, जी एक्स बराबर पी एक्स हम लोग को मिल गया, दो कंडीशन। तो ओवरऑल तीनों को साथ कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तीनों को साथ लिखने के लिए लिख सकते हैं एफ एक्स लेस देन जी एक्स इक्वल टू पी एक्स, ये ऐसे रख देते हैं, ऐसा है, यही मिल गया ना। अब जहां बीगो लिखना है, जहां ओमेगा लिखना है, लिख लेंगे आराम से। यहां क्या थीटा लिख सकते हैं, यहां क्या बीगो लिख सकते हैं, स्मॉल ओ लिख सकते हैं, बस यही है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। हाँ, एक और चीज, अगर ऐसा रहे, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, कोई क्वेश्चन को ब्लाइंडली नहीं बनाना है, ऐसे मतलब देखिए कुछ भी बना दिए हट गए, ऐसा नहीं है, कुछ भी बना दोगे हट जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं, अगर क्या अगर ए टाइप का देखते हैं, जो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है और पी एक्स लेस देन इक्वल टू क्यू एक्स है। अगर क्यू एक्स है, ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, तब एफ एक्स और बीच में अगर ब्लैंक है, यहां पर पी एक्स लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या, जी एक्स बीच में ब्लैंक है और यहां क्यू एक्स लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, एफ एक्स बीच में यहां भी ब्लैंक है और यहां है क्यू एक्स, तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या हुआ, पी एक्स ब्लैंक है, यहां हो गया क्या, जी एक्स। चार क्वेश्चन है, अब इसमें फिल करना है क्या, लेस देन इक्वल टू। आगे देखो यहां पर सिंपल समझो, अगर यहां लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है कि यहां हम लोग बीगो लिख सकते हैं, समझ रहे हो।
या तो सिंबल लिख लें या फिर लेस देन इनइक्वालिटी लिख लें, बात एक ही है। यहाँ पे बी को लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। तो अब देखो कह रहा है एफ एक्स है जो बीगो ऑफ जी एक्स है, तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, और पी एक्स है जो लेस देन इक्वल टू क्यू एक्स है। अगर ये दोनों चीज है तो हम लोग एफ एक्स और पी एक्स को कंपेयर कर सकते हैं क्या? कौन बड़ा है बता सकते हैं क्या? देखो एफ एक्स कहाँ है, यहाँ है, पी एक्स यहाँ है, एफ एक्स और पी एक्स में कहाँ कोई कॉमन है? ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी ही अलग है, ये दोनों अलग, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये दोनों कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बता सकते हैं। एफ एक्स लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है, कुछ नहीं बता सकते हैं, कंपेरेबल ही नहीं है। ये अलग इनइक्वालिटी है, ये अलग इनइक्वालिटी है, कंपेयर कैसे कर लेंगे? तो सेम वैसे ही एक जी एक्स है, एक क्यू एक्स है। अगर जी एक्स कहाँ है, यहाँ है, क्यू एक्स कहाँ है, यहाँ है, ये दोनों में कंपेयर कर सकते हैं क्या? ये दोनों भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इनइक्वालिटी का है, दोनों इनइक्वालिटी में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर थर्ड वाले में क्या है, एफ एक्स और क्यू एक्स है, एफ एक्स है क्यू एक्स है, ये दोनों भी अलग है, यहां भी नहीं होगा। फिर पी एक्स और जी एक्स है, पी एक्स कहाँ है, यहाँ है, जी एक्स यहाँ, ये दोनों भी नहीं होगा। मतलब क्या कि जो कंपेयर हम लोग को करना है उसमें देखना होगा कि कंपेरेबल है भी या नहीं, इसमें लिखेंगे क्या, नॉट कंपेरेबल। अगर कंपेरेबल होगा तभी हम लोग बीगो, स्मॉल ओ, मेगा, थीटा कुछ भी लिखना है तब लिखेंगे, और कंपेरेबल नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं, बस बात ही है। तो यहां तक में हम लोग क्या देख लिए, अभी तक में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज अच्छे से देख लिए, एसिम्प्टोटिक नोटेशन देख लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कैसे करना है वो देख लिए, बेसिक जो एल्गोरिथम एनालिसिस पार्ट है वो देख लिए हैं। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग, इसके आगे का पार्ट हम लोग कैसे देखेंगे? इसके आगे का पार्ट को देखने के लिए क्या रहेगा, हम लोग एल्गो के देखेंगे, और अगला जो एल्गो है जो पढ़ाएंगे इसके बाद का एक टॉपिक स्टार्ट होगा, वो टॉपिक है डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर मतलब कि प्रॉब्लम को डिवाइड करना है फिर उसको सॉल्व करना है, जिसको रिकर्सन भी बोलेंगे। यहां पर लिख लो रिकर्सन, यहां पर लिख लो रिकर्सन, रिकर्सिव प्रोग्राम कि क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। तो अभी जितना बताए हैं अब तक सब अच्छा से रिवाइज करो, सही तरीके से बनाओ, क्वेश्चन बना लो, जितना वैरायटी है सब वैरायटी क्वेश्चन को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना और बनाना सबको। क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, थ्योरी कितना भी पढ़ लोगे क्वेश्चन नहीं रहेगा, तुम इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हो, तुम स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो उस थ्योरी को। जो नॉलेज एक्वायर हुआ है थ्योरी पढ़ के, तुम इसको डायरेक्टली पेपर में मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जबकि फैक्ट यही है कि कहीं भी कुछ करने के लिए मार्क्स तो शो करना ही होगा, कि मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होना है। मतलब क्या कि जो थ्योरी पढ़े हैं उसका एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी का कंसेप्ट और भी स्ट्रांग होगा और ज्यादा नंबर ऑफ डेज के लिए रिटेन होगा, ज्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा, ज्यादा दिन तक रहेगा। पर्पस यही है ना, ज्यादा दिन तक रहे, एग्जाम तक रहे, कम से कम एग्जाम तक रहना है ना, या एग्जाम के पहले भूल जाओगे, एग्जाम के पहले भूल जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर बात यही होगा, आकर दोस्त को बताओगे कि पढ़े थे लेकिन याद नहीं था, क्वेश्चन नहीं बना पाए, कोई काम नहीं आता है उसमें, नंबर नहीं आया तो नहीं आया, बस काम खत्म। बल्ब जल रहा है यहाँ पर, इसका बस जलने का एक ही रीजन है, सब कुछ सही है तब ये जल रहा है। सब कुछ मतलब क्या, ऊपर से बिजली आ रहा है, ट्रांसफार्मर सही है, तार सही है, होल्डर सही है, बल्ब सही है, सब कुछ सही है तब ये बल्ब जल रहा है। लेकिन अगर बल्ब नहीं जला, बल्ब नहीं जल रहा है
तो इसका लाखों रीजन हो सकता है, कहीं तार खराब होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, बल्ब भी फ्यूज होगा। वही बात है, नहीं मार्क्स आया है, इसका एक्सक्यूज बहुत सारा हो सकता है। मार्क्स आने का एक रीजन है, सब कुछ सही से करोगे। सही से करने का मतलब क्या है, थ्योरी को पढ़ेंगे अच्छे से, उस थ्योरी पर क्वेश्चंस को बनाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसमें सब्जेक्ट टेस्ट देंगे, और सब्जेक्ट टेस्ट देकर उस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। जब इतना कुछ करेंगे तब ओवरऑल समझो कि मार्क्स में कन्वर्ट हो रहा है थ्योरी, जो भी कंसेप्ट पढ़े हो मार्क्स में कन्वर्ट हो गया, बस काम निकल गया अपना। तो इसको देखो अच्छे से, और नेक्स्ट में पढ़ाते हैं रिकर्सन।